हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है आपको। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू, इट इज ओके। सो कर दीजिए कंफर्म सो दैट आई कैन स्टार्ट। तो चलें शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हमारा ये बेस बिल्डिंग क्लास है। इस बेस बिल्डिंग क्लास में हम पहले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। आज का ये हमारा सेशन मॉड्यूल ए के चैप्टर 6 को लेकर के है, जिसमें CTS है, चेक कलेक्शन के रूल्स हैं और भी बहुत सारे ऑपरेशनल एस्पेक्ट के ऊपर ये डिस्कशन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन के ऊपर डिस्कशन को। तो हम स्टार्ट करेंगे विद चेक ट्रंकेशन स्टैंडर्ड्स, जिसमें इन शॉर्ट हम कहते हैं CTS। RBI इंट्रोड्यूस CTS ऑन 1 फरवरी 2008। तो ये जो डेट्स वगैरह होती हैं ये इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये एक फ्रेमवर्क है, तो इसकी डेट भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। फॉर इंटरबैंक क्लियरेंस ऑफ चेक्स विदाउट देयर फिजिकल मूवमेंट। तो RBI ने इसको इंट्रोड्यूस किया 1 फरवरी 2008 को। और किस पर्पस के लिए किया? इंटरबैंक क्लियरेंस ऑफ चेक्स, और वो भी उनकी फिजिकल मूवमेंट के बगैर। तो दिस वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। लीगल फ्रेमवर्क फॉर CTS इट वाज पुट इन प्लेस इन 2002। जब हम बात करते हैं इसके लीगल फ्रेमवर्क की, तो इट वाज एज बैक एज 2002। अंडर CTS चेक्स आर पेड बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक इमेज। सो CTS के अंदर जो हम चेकों का पेमेंट करते हैं वो पेमेंट किस बेसिस के ऊपर है? सो दैट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पेपर चेक। सो वो चेक पेपर चेक के प्रेजेंटेशन के बेसिस के ऊपर नहीं, रादर पेपर चेक के इलेक्ट्रॉनिक इमेज के बेसिस के ऊपर ये पेमेंट किया जाता है। CTS is fully operational and micro-based check processing has been discontinued. So जब से CTS को ऑपरेशनलाइज किया, उससे पहले माइकर नाम का सिस्टम चेक क्लियरिंग के लिए, चेक प्रोसेसिंग के लिए यूज होता था। तो अब माइकर को डिसकंटिन्यू कर दिया है और उसकी जगह के ऊपर CTS फुली ऑपरेशनल बन चुका है। MICR it stands for Magnetic Ink Character Recognition. Now ट्रंकेशन को अगर हमने डिफाइन करना हो तो ट्रंकेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग फ्लो ऑफ फिजिकल चेक बाय प्रेजेंटिंग बैंक एंड रूट टू पेइंग बैंक ब्रांच। An electronic image of check is transmitted to the paying branch through clearinghouse along with relevant information. सो ट्रंकेशन क्या है? ट्रंकेशन एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में जो फिजिकल चेक का फ्लो है उस फ्लो को स्टॉप कर दिया जाता है। किसके द्वारा? प्रेजेंटिंग बैंक के द्वारा, जब उसे पेइंग बैंक को फॉर पेमेंट भेजा जाता है। X is pay of a check. He is having account with bank B. चेक इज इशूड ऑन बैंक C। तो इस केस में ये जो चेक है, इस चेक के फिजिकल फ्लो को कौन रोक लेता है? तो फिजिकल फ्लो जो है वो यहां पे स्टॉप हो जाता है और इलेक्ट्रॉनिक इमेज जो है इसी चेक का प्रेजेंट किया जाएगा पेइंग ब्रांच को। तो पेपर चेक, दूसरा पेपर चेक का इमेज। सो ये दो अलग अलग बातें हुई। पेपर चेक इट विल बी रिटेन्ड बाय बैंक B एंड
image of paper check, electronic image, it will be going to bank C. तो previously check used to remain with bank C, लेकिन truncation में the paper check now remains with bank B or the clearing house. So this process is called truncation process. ट्रंकेशन प्रोसेस में या CTS स्टैंडर्ड्स में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो लेट अस नाउ सी दैट. तो कैरेक्टरिस्टिक्स में इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ए पेपर चेक इज यूज्ड. तो जैसा हमने नोट किया, पेमेंट में इसमें पेपर चेक को यूज नहीं किया जाएगा. इंस्टेड ऑफ पेपर चेक इलेक्ट्रॉनिक इमेज को यूज किया जाएगा. अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए इलेक्ट्रॉनिक इमेज और पेपर चेक, इनमें ट्रंकेटेड चेक हम किसको कहेंगे? सो व्हाट विल बी आवर आंसर? सो एनी आंसर फॉर दैट? इलेक्ट्रॉनिक इमेज एंड पेपर चेक दोनों में से हम ट्रंकेटेड चेक किसको कहेंगे, अगर उसको हमें डिफाइन करना हो? तो पेपर चेक जो है दैट इज कॉल्ड ट्रंकेटेड चेक. ट्रंकेटेड चेक क्या है? जिसके फिजिकल मूवमेंट को स्टॉप कर दिया हो. बैंक्स एंड क्लियरिंग हाउस कैन ट्रंकेट ए चेक. अब चेक को ट्रंकेट कौन करता है? चेक को ट्रंकेट बैंक भी कर सकते हैं, क्लियरिंग हाउस भी कर सकते हैं. तो इट कैन बी डन बाय एनी ऑफ दीज. So truncate a check means creating an electronic image of the check. तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रंकेशन का जो प्रोसेस है उसको कौन कंप्लीट करता है, सो ट्रंकेशन इट कैन बी डन बाय क्लियरिंग हाउस ऑल्सो, इट कैन बी डन बाय कलेक्टिंग बैंक ऑल्सो. इलेक्ट्रॉनिक इमेज सब्स्टिट्यूट्स द पेपर चेक फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रंकेशन. अगर हम ट्रंकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम पेमेंट ऑब्टेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज है वो सब्स्टिट्यूट कर देता है पेपर चेक को. यानी इंस्टेड ऑफ सेंडिंग पेपर चेक टू द पेइंग बैंक, इलेक्ट्रॉनिक इमेज इज सेंट टू द पेइंग बैंक. ट्रंकेशन इज डन ड्यूरिंग क्लियरिंग साइकिल टू रिड्यूस टाइम टेकन फॉर रियलाइजेशन. अब ट्रंकेशन किस स्टेज के ऊपर होता है? ट्रंकेशन होता है जो क्लियरिंग साइकिल है उसके विद इन. सो क्लियरिंग साइकिल क्या होता है? ड्रॉयर ने चेक इशू किया पेई की फेवर में. पेई ने चेक डिपॉजिट किया विद द कलेक्टिंग बैंक. कलेक्टिंग बैंक ने इसको हैंड ओवर किया क्लियरिंग हाउस को, और क्लियरिंग हाउस ने इसको प्रेजेंट किया टू द पेइंग बैंक, जिसको हम ड्रॉई बैंक कहते हैं. तो ये बनता है टोटल क्लियरिंग का साइकिल. तो वर्चुअली ये तीन मेन पार्टीज आती हैं क्लियरिंग साइकिल के अंदर. सो क्लियरिंग साइकिल का जो टाइम है उसको रिड्यूस करने के लिए हम ट्रंकेशन को यूज करते हैं. Paper check after truncation is kept in the custody of a bank or clearing house which truncated the check. अब ये जो पेपर चेक है इसकी कस्टडी किसके पास रहेगी? बिकॉज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के रूल्स के मुताबिक पेड चेक्स को हमने रिटेन करना होता है सम मिनिमम पीरियड. तो उस मिनिमम पीरियड तक रिटेन करने के लिए ये पेपर चेक किसके पास रहेगा? सो ट्रंकेशन के बाद इट विल रिमेन इन द कस्टडी ऑफ बैंक. बैंक मीन्स कलेक्टिंग बैंक की कस्टडी में रहेगा या क्लियरिंग हाउस की कस्टडी में रहेगा, जिन्होंने इस चेक को प्रेजेंट किया, जिन्होंने इस चेक को ट्रंकेट किया. एडिशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर ऑफ ट्रंकेटिंग बैंक और क्लियरिंग हाउस टू द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ चेक इज ऑप्शनल. इस चेक इलेक्ट्रॉनिक इमेज को डिजिटली साइन करना ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, सो इट इज ऑप्शनल रिक्वायरमेंट. तो दिस मीन जो क्लियरिंग हाउस है या जो कलेक्टिंग बैंक है वो
इलेक्ट्रॉनिक इमेज प्लस डिजिटल सिग्नेचर दोनों के साथ भी पेइंग बैंक को भेज सकता है, या अकेले इलेक्ट्रॉनिक इमेज को ही वो पेमेंट के लिए भेज सकता है पेइंग बैंक को। अब सीटीएस सिस्टम के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? CTS system obviates need to move the physical instrument across the bank branches. तो इससे जो बैंक ब्रांचेस के पास फिजिकल इंस्ट्रूमेंट जाता है, पेपर चेक जाता है फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक ब्रांच, तो उसकी जरूरत खत्म हो चुकी है। फॉर बैंक इट प्रोवाइड्स सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग। इससे जो बैंकों की कॉस्ट सेविंग है वो काफ़ी हद तक कम हुई है। Reducing investment and AMC cost on micro machines and check processing infrastructure at various locations. तो डिफरेंट लोकेशन के ऊपर जो माइक्रो मशीन्स थी और जो AMC थे, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, उनकी जो कॉस्ट है डिफरेंट लोकेशन के ऊपर, उस कॉस्ट की ज़रूरत नहीं और इन्वेस्टमेंट भी उससे रिड्यूस हुआ है। It has reduced liquidity requirement by consolidating several clearing locations. तो पहले बहुत सारी क्लियरिंग लोकेशंस थी जहाँ पे बैंकों को बैलेंस मेंटेन करने पड़ते थे, लेकिन अब इस सिस्टम में क्योंकि ये सिस्टम कंसोलिडेट हो गया है, इसीलिए जो लिक्विडिटी मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुकी है। इट हैज़ एलिमिनेटेड माइक्रो अमाउंट एनकोडिंग एंड रिकंसिलेशन डिफरेंसेस। तो इसमें क्योंकि सीधा प्रेजेंटेशन है तो माइक्रो कोडिंग जो हुआ करता था अमाउंट का, उसका एलिमिनेशन हो गया है, और जो रिकंसिलेशन डिफरेंसेस थे वो भी ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो गए हैं। नो रिस्क ऑफ चेक बीइंग लॉस्ट, टेम्पर्ड और फिल्टर्ड और ऑफ एनी मैनिपुलेशन ऑफ डेटा एंड इमेज ड्यूरिंग ट्रांजिट। सो प्रीवियस सिस्टम के अंदर ड्यूरिंग ट्रांजिट जो चेक थे वो लॉस होते थे, चेक टेम्पर भी हो जाते थे, उनका पिल्फरिंग भी किया जाता था। लेकिन जितनी भी ये सारी सिचुएशंस हैं या डेटा का मैनिपुलेशन है, तो ये सारे के सारे इसमें कोई अब रिस्क नहीं बचा है। फॉर कस्टमर देयर इज रिडक्शन इन क्लियरिंग साइकिल एंड लोअर रिस्क ऑफ लॉस ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन ट्रांजिट। कस्टमर के लिए क्या बेनिफिट है? तो ऊपर वाले बेनिफिट तो बैंकों को हुए, कस्टमर को बेनिफिट क्या मिला? कस्टमर को बेनिफिट मिला कि उसका जो चेक है वो क्विकली कलेक्ट होता है, क्योंकि जो क्लियरिंग साइकिल का टाइम है इट हैज़ रिड्यूस्ड, जिसके कारण कलेक्शन चेक का इमीडिएटली पॉसिबल है विदाउट मच डिले। Outstation checks collection charges, speed clearing charges are not applicable within a CTS grid. So CTS के जो डिफरेंट ग्रिड्स हैं उनको एक ही बैंक, एक ही ब्रांच माना जाता है फॉर द पर्पज ऑफ CTS क्लियरिंग। तो CTS ग्रिड के विद इन अगर किसी चेक का कलेक्शन होना है तो कलेक्शन के चार्जेस या स्पीड क्लियरिंग के जो चार्जेस हैं वो भी कस्टमर से रिकवर नहीं किए जाते। तो दिस मीन कस्टमर के लिए ये दो इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स हो गए, एक नंबर 6 एंड एक नंबर 7, और जो बाकी हैं वो बेनिफिट्स बैंकों के लिए हैं। सो कुल मिला के हम कह सकते हैं CTS इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर द बैंक ऑल्सो एंड फॉर कस्टमर्स ऑल्सो। नो मेथड टू CTS। सो CTS के लिए मेथड कौन कौन से हैं? CTS is operated on a grid basis dividing the country into 3 grids. So CTS का जो ऑपरेशन है वो ग्रिड बेसिस के ऊपर होता है, और इस पर्पस के लिए पूरे कंट्री को 3 डिफरेंट ग्रिड्स में सेग्रीगेट किया है। सो वन इज नॉर्दर्न ग्रिड जो दिल्ली में लोकेटेड है, देन वी हैव वेस्टर्न ग्रिड जो मुंबई में लोकेटेड है, वन इज साउदर्न ग्रिड जो चेन्नई में रिलेटेड है, और हर एक का अपना एक सेपरेट क्लियरिंग हाउस है। तो देयर इज ए सेपरेट क्लियरिंग हाउस फॉर ईच ऑफ दीज।
Who are the participants? Member banks of the clearing house, they are participant of CTS. Some members who will participate through members. So member or sub members. So members they are directly participating, लेकिन जो सब members हैं तो वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, वो पार्टिसिपेट करते हैं इन मेंबर्स के थ्रू. सो फॉर एग्जाम्पल अगर बैंक ए है तो ये स्पॉन्सर बैंक है. लेट अस से स्पॉन्सर बैंक ऑफ बैंक बी जो एक आरआरबी है. अब आरआरबी मेंबर नहीं है क्लियरिंग हाउस का, तो आरआरबी सीधे तौर के ऊपर क्लियरिंग हाउस में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन उसके बिहाफ के ऊपर स्पॉन्सर बैंक जो है उसके जो इंस्ट्रूमेंट है उनको भी इंक्लूड करवाता है. तो इसमें जो सब मेंबर हैं, तो इस केस में आरआरबी विल बी ए सब मेंबर, तो वो पार्टिसिपेट करता है थ्रू द मेंबर. इनडायरेक्ट मेंबर्स हु कैन पार्टिसिपेट फॉर सबमिशन ऑफ डेटा and image through a member bank but will maintain a separate settlement account. So there is another term called indirect members. Indirect members कौन है? So they can participate for submitting data and images, और वो भी through a member bank submit करेंगे, but they will maintain separate settlement account. Now timeline settlement का क्या है? Checks drawn on a bank branch within the grid are cleared as local checks on T+1 basis. So T+1 means within 2 days. So आज अगर चेक कस्टमर ने डिपॉजिट करवाया, उसको प्रेजेंट किया, तो within next 1 day it will be cleared. So checks drawn on bank branches within the grid. तो हमारे पास कितने ग्रिड्स हैं? हर एक ग्रिड का इंडिपेंडेंट क्लियरिंग हाउस है. तो ऊपर हमने नोट किया था वी हैव 3 ग्रिड्स. तो अब हम इसके प्रोसेस फ्लो को अंडरस्टैंड कर लेते हैं. सो व्हाट इज प्रोसेस फ्लो ऑफ सीटीएस? प्रेजेंटेशन बाय द प्रेजेंटिंग बैंक. तो यहाँ पे हमारा कस्टमर है जो चेक डिपॉजिट करवाता है प्रेजेंटिंग बैंक को. तो प्रेजेंटिंग बैंक मीन इट इज कलेक्टिंग बैंक. तो कलेक्टिंग बैंक इसके लिए ये आउटवर्ड क्लियरिंग का चेक्स है. तो माइक्रो डेटा एंड इमेज ये आउटवर्ड चेक्स इसके लिए बनते हैं. तो दिस इज सबमिटेड टू द क्लियरिंग हाउस. और देन क्लियरिंग हाउस के लिए भी ये आउटवर्ड चेक्स हैं, माइक्रो डेटा और इमेज, ये भेजा जाता है ड्रॉई बैंक को और एक्सेप्ट करता है और पेमेंट प्रोसेस होती है. तो उसके बाद क्या हैपन होता है? तो अमाउंट इज रिमिटेड टू द क्लियरिंग हाउस एंड क्लियरिंग हाउस सबमिट्स द अमाउंट टू द प्रेजेंटिंग बैंक. और फिर उसके बाद हमारे पास 2 लोग और हैं. वन इज द डेटा कैप्चरर. तो डेटा कैप्चरर है मीन्स स्कैनिंग है चेक्स का, और माइक्रो डेटा का मेंटेनेंस है. और फिर कॉमन वेयर हाउस हो सकता है जहां फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टोर किया जा सकता है. तो दिस इज ब्रॉडली सीटीएस प्रोसेस फ्लो. इसी को हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं. तो फर्स्ट स्टेप इज प्रेजेंटेशन बाय द प्रेजेंटिंग बैंक. तो यहां से यहां प्रोसेसिंग बाय क्लियरिंग हाउस फॉर सेटलमेंट एंड रूटिंग इमेजेस एंड रिक्वेस्टेड डेटा टू द पेइंग बैंक. सो इसके बाद प्रोसेस है क्लियरिंग हाउस पासिस ऑन दिस इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस टू ड्रॉई बैंक. पेमेंट बाय द ड्रॉई बैंक. सो ड्रॉई बैंक के द्वारा पेमेंट कर देना. देन रिटर्न फाइल और डेटा सेंट बाय पेइंग बैंक टू क्लियरिंग हाउस. रिटर्न साइकिल इज कंप्लीटेड ऑन द फॉलोइंग डे ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग प्रेजेंटेशन. तो जो रिटर्न साइकिल है उसको कंप्लीट किया जाता है फॉलोइंग डे को. सो किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग प्रेजेंटेशन उसका जो रिटर्न साइकिल है वो कंप्लीट होता है नेक्स्ट डे को, फॉलोइंग डे को. बेस्ड ऑन ऑल एक्सेप्टेड इंस्ट्रूमेंट्स क्लियरिंग हाउस अराइव्स एट नेट सेटलमेंट पोजीशन फॉर ईच बैंक आफ्टर क्लोजर ऑफ द क्लियरिंग विंडो. तो इसके बाद क्लियरिंग हाउस क्या करता है? सो क्लियरिंग हाउस बेस्ड ऑन द एक्सेप्टेंसेस
जो एक्सेप्टेंसेस ड्रॉई बैंक कर लेते हैं, उसके बेसिस के ऊपर ड्रॉई बैंक ने कितना लेना है दूसरे बैंकों से, कितना देना है दूसरे बैंकों को, उसकी नेट पोजीशन कंप्लीट कर लिया जाता है क्लियरिंग हाउस के द्वारा, एंड अकॉर्डिंगली कंसर्न बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है. सो क्लियरिंग साइकिल, सो देयर इज वन प्रेजेंटेशन क्लियरिंग सेशन एंड वन कॉरस्पॉन्डिंग रिटर्न क्लियरिंग पर डे फॉर CTS इंस्ट्रूमेंट्स. सो CTS इंस्ट्रूमेंट्स के लिए this means there are two sessions. So one is a presentation session and other is a corresponding return clearing session per day. So this is the total process flow of CTS. Friends, I am sure हम इस पूरे प्रोसेस को ठीक से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे. तो चलिए, अगर आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है तो क्विकली कंफर्म कर दीजिए कि आपने CTS को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है. सो प्लीज कंफर्म क्विकली दैट यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड CTS प्रॉपरली. तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये आप कमेंट ऐड कर दीजिए. इस कमेंट को पढ़ने के बाद और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस सेशन को वॉच करना चाहेंगे और उसका बेनिफिट लेना चाहेंगे, तो कर दीजिए क्विकली. तो चलें, अब हम अगले पार्ट में चलते हैं, लेकिन अगले पार्ट में चलने से पहले दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू. फ्रेंड्स, आर यू प्रिपेयरिंग योर सेल्फ बाई यूजिंग IIBF बुक्स? अगर ऐसा है तो आपके सामने कुछ इस प्रकार के इश्यूज हो सकते हैं. नंबर 1, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. इन बुक्स में जो कुछ लिखा गया है, जैसे लिखा गया है, उसको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफिकल्टी हो सकती है. उसको आप बार बार पढ़ते हैं, डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए फिर भूल जाते हैं. एज ए रिज़ल्ट आपको बहुत सारा टाइम कंज्यूम करना पड़ता है, जिससे आपका सिलेबस बहुत बार पूरा नहीं हो पाता. प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप क्वेश्चंस की, सो बुक के हर चैप्टर के पीछे कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइडेड हैं, बट दे आर नॉट एनफ, जिससे आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो पाती. इनके कारण आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो वैसा नहीं आता जिस प्रकार का आप चाहते हैं. तो इसका सॉल्यूशन कहाँ पे है? इसका सॉल्यूशन है हमारे बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स. इन वीडियो लेसन्स में जो कुछ हम आपको एक्सप्लेन करते हैं वो बहुत सिंपल करके एक्सप्लेन करते हैं, जिससे आप क्विकली अंडरस्टैंड कर जाते हैं, जिससे आपके टाइम बहुत सारा सेव होता है और अंडरस्टैंडिंग आपकी इम्प्रूव हो जाती है. तो ये जो आपकी पहली 2 प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर देते हैं हमारे वीडियो लेसन्स. हमारा क्वेश्चन बैंक जिसमें आपको मिलते हैं मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, तो वो आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस करवा के आपके 3 नंबर इशू को भी सॉल्व कर देता है. इसके अलावा एग्ज़ाम में जस्ट पास जा करके हमारे मेमोरी रिकॉर्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिनको अगर आप यूज़ करते हैं तो उनमें कई क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं. और ये सब कुछ अवेलेबल है हमारी ऐप के थ्रू या हमारी वेबसाइट के थ्रू. तो इनको यूज़ करें, इनका बेनिफिट लें और अपने पास होने की पॉसिबिलिटीज़ को आप इम्प्रूव कर सकते हैं. तो चलिए CTS में अब चलते हैं हम. प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय द कस्टमर. सो जिन कस्टमर ने CTS सिस्टम को यूज़ करना है, तो कोई भी कस्टमर जिसने चेकों का कलेक्शन करवाना है फ्रॉम अदर बैंक्स, सो दे आर यूजिंग CTS सिस्टम. तो उन्होंने क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? सो टू यूज ओनली CTS 20 कंप्लायंट इंस्ट्रूमेंट्स. तो ये कस्टमर केवल उन्हीं चेक्स को यूज़ करेंगे, उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करेंगे जो CTS 2010 कंप्लायंट होंगे. तो CTS 2010 ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के CTS के स्टैंडर्ड्स हैं. तो इन स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई करना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होगा कस्टमर के लिए. टू यूज इमेज फ्रेंडली कलर्ड एंड परमानेंट इंक एंड राइट क्लियरली एंड लेजिबली. तो जब चेक को लिखा जाए तो वो इमेज फ्रेंडली कलर्ड एंड परमानेंट इंक होना चाहिए और क्लियरली लिखा जाना चाहिए और वो लेजिबल भी हो. राइट ऑल द डिटेल्स यूजिंग सेम पेन एट वन टाइम. सो फ्रॉड से बचने के लिए सेम पेन से
सारी की सारी डिटेल लिखनी चाहिए एट वन टाइम। लॉ में इस प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, लेकिन सीटीएस के स्टैंडर्ड्स ये हमें क्योंकि फ्रॉड से बचाते हैं, तो ये एक ऑपरेशनल मैटर है। सो फ्रॉड से बचाने के लिए कस्टमर को क्या करना होगा, चेक में जो भी डिटेल्स लिखनी है वो एक ही पेन से लिखे और एक ही समय के ऊपर लिखे। नॉट टू मेक ऑल्ट्रेशंस, इफ नेसेसरी यूज ए फ्रेश चेक। अगर चेक लिखा गया है उसमें ऑल्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है तो ऑल्ट्रेशंस ना की जाए, रादर फ्रेश चेक इशू किया जाए, टेकिंग इनटू अकाउंट द ऑल्ट्रेशंस टू बी मेड। तो दिस मीन कि हमने सीटीएस चेक्स के अंदर किसी भी प्रकार का ऑल्ट्रेशन नहीं करना है। नॉट टू राइट इन द बॉटम बैंड ऑफ द चेक। सो चेक का जो बॉटम बैंड है, जहाँ पे हम कहते हैं माइकर बैंड है उसका, तो जहाँ पे चेक के बारे में कोडिंग की होती है, तो उस कोडिंग वाले पार्ट के ऊपर हमने कुछ नहीं लिखना है। अब प्रोहिबिशन किस किस बात की हैं, तो ये तो हो गए प्रिकॉशंस। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं की जा सकती। चेक विद ऑल्ट्रेशन इन मटेरियल फील्ड्स आर नॉट अलाउड टू बी प्रोसेस्ड। सो जो चेक के मटेरियल फील्ड्स हैं, अगर उनमें कोई ऑल्ट्रेशन कर दी जाए तो फिर चेक का प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगा। चेक नॉट कंप्लाइंग विद दिस स्टैंडर्ड आर नॉट अलाउड टू बी क्लियर्ड। तो अगर चेक CTS 201 स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता तो उसको क्लियरिंग प्रोसेस में प्रोसेस ही नहीं किया जाएगा। अब चेक इमेज को लेकर के कुछ प्रिकॉशंस हैं। सो व्हाट आर द प्रिकॉशंस रिलेटिंग टू चेक इमेज? CTS uses a combination of grayscale and black and white images. So जो CTS है वो कॉम्बिनेशन को यूज करता है ग्रे स्केल एंड ब्लैक एंड वाइट इमेजेस का। 3 images नीड टू बी टेकन ऑफ ईच चेक। तो हर एक चेक के 3 images लेने हैं, फ्रंट ग्रे स्केल, फ्रंट ब्लैक एंड वाइट एंड बैक ब्लैक एंड वाइट। तो जो फ्रंट है उसके 2 और जो बैक है उसका 1। Presenting bank has to digitally sign the images and data at point of origin itself. जो प्रेजेंटिंग बैंक है वो डिजिटली साइन करेगा इमेज को। ऑप्शनल नहीं है, लेकिन अगर साइन करना है तो डिजिटली साइन किया जाएगा। द इमेज एंड डेटा एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन इटसेल्फ। सो प्रेजेंटिंग बैंक हो गया हमारा जो कलेक्टिंग बैंक है। Images which do not meet specifications will be rejected. तो आरबी की स्पेसिफिकेशंस हैं इमेज को लेकर के, अगर उस स्पेसिफिकेशंस को वो इमेज मीट नहीं करता तो उस इमेज को रिजेक्ट कर दिया जाएगा एंड चेक विल नॉट बी प्रोसेस्ड। सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी, नॉन रिपुडिएशन एंड ऑथेंटिसिटी एस्पेक्ट मेक यूज ऑफ पब्लिक की इंस्ट्रूमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू आउट द एंटायर साइकिल। इश्यू चाहे सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, इंटेग्रिटी से रिलेटेड हो, नॉन रिपुडिएशन यानी नॉन कैंसलेशन से रिलेटेड हो, या ऑथेंटिकेशन से लेकर के हो, तो इनके लिए यूज होता है PKI पूरे सिस्टम के दौरान। अब लास्ट हमारा पार्ट है इसमें पॉजिटिव पे सिस्टम। सो पॉजिटिव सिस्टम पे सिस्टम क्या है? RBI introduced this system from 1st January 2021. The issuer submits electronically certain minimum detail of check to the paying bank which are crossed check. So positive pay system में जो चेक इशू करने वाला कस्टमर है, जो चेक को इशू करता है, वो सबमिट करता है कुछ इन्फॉर्मेशन। SMS के द्वारा किया जा सकता है, मोबाइल ऐप के द्वारा किया जा सकता है, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा किया जाता है, ATM के द्वारा किया जा सकता है। कुछ मिनिमम डिटेल्स हैं चेक को रिलेटेड जो पेइंग बैंक को वो सबमिट करता है और जिसे पेइंग बैंक क्रॉस चेक करता है। तो इस सेटअप को हम कहते हैं पॉजिटिव पे सिस्टम। NPCI which manages CTS system has developed positive pay facility. तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए पॉजिटिव पे फैसिलिटी सिस्टम किसने डेवलप किया,
तो ये डेवलप किया है एनपीसीआई ने, क्योंकि एनपीसीआई सीटीएस सिस्टम को भी मैनेज करता है। बैंक्स मेक फैसिलिटी अवेलेबल टू कस्टमर इशूइंग चेक्स फॉर अमाउंट ऑफ ₹50,000 एंड अबव। सो कस्टमर में अवेल दिस फैसिलिटी। सो फ्रॉड से बचने के लिए ये फैसिलिटीज बैंक उन कस्टमर को अवेलेबल करवाते हैं जहां अमाउंट 50,000 या उससे ऊपर है। तो कस्टमर चाहें तो इस फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। बैंक्स कैन मेक इट मैंडेटरी फॉर चेक ऑफ ₹5 लाख एंड अबव। तो 5 लाख से नीचे सो कस्टमर में अवेल दिस फैसिलिटी, लेकिन 5 लाख एंड उससे ऊपर तो बैंक्स को अथॉरिटी है दैट बैंक कैन मेक दिस फैसिलिटी, दिस रिक्वायरमेंट मैंडेटरी, यानी मैंडेटरी बेसिस के ऊपर कस्टमर को पॉजिटिव पे सिस्टम को यूज करना होगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, वहां सूटेबली हम आंसर करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे आप हमें मेल कर सकते हैं, हम आंसर करके आपकी हेल्प करेंगे। आज का सेशन अगर आपको यूजफुल नहीं लगा तो हमारे वीडियो को डिसलाइक ज़रूर करें, लेकिन अगर वो यूजफुल लगा है तो डिसलाइक करने की बजाय लाइक करने में संकोच मत करें। तो इसको लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने का मतलब है यूट्यूब इस वीडियो को और बहुत सारे स्टूडेंट को अपनी तरफ से दिखाने की कोशिश करेगा। सो दिस मीन आपका लाइक करना केवल लाइक करना नहीं है, तो ये दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प करना है। सो इस वीडियो के लिंक को आप शेयर कर सकते हैं विद योर अदर फ्रेंड्स। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी बेल आइकन के साथ, तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलें और आप हमारी किसी भी क्लास को मिस ना करें। चलिए अब आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं, तो हम कंटिन्यू करेंगे इनके ऊपर डिस्कशन इन द नेक्स्ट सेशंस ऑल्सो। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।